हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी दर्शकों को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करते हैं कि रंगों का यह त्यौहार आपके जीवन में भी खुशियों के नए रंग लेकर आएगा और आपकी अगली होली तक सरकारी जॉब लग जाएगी। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक था शिक्षकों का छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, यानी कि द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स। तो उस पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि किस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं, किस तरह के बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि आपका एटीट्यूड किस तरीके का है टीचिंग के प्रति, यानी कि छात्रों के प्रति। तो दोस्तों, ये मैंने पहले ही, जैसे कि हमारी पहली वीडियो थी तो हमने बताया था कि दोस्तों ये जन्मजात होती है, लेकिन ये अर्जित भी की जा सकती है। अर्जित का मतलब है कि उससे उचित प्रशिक्षण के द्वारा आप लोग इसको अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से दोस्तों ये आपका प्रशिक्षण ही है, आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अगर अनुपस्थित है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहला आपका प्राइमरी स्टेप यही होना चाहिए कि आप जो छात्र हैं उसके अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे कि छात्र क्यों नहीं आ रहा है ना। तो सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं, जो छात्र की जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसके अभिभावक की होती है, यानी कि वो घर में है तो उसकी अभिभावक ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब वो स्कूल में आता है तो शिक्षक की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि आप छात्र से के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। नेक्स्ट, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, ये भी काफ़ी एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें अगर 4 ऑप्शन देखें तो उससे बदला लेंगे बिल्कुल नहीं, उससे बचकर रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये भी एक आपके एक शिक्षक की कमजोरी के अंतर्गत आ जाता है। उससे माफ़ी मंगवाएंगे, इससे दोस्तों, इससे छात्र है, अगर आप उससे माफ़ी मंगाते हैं तो दोस्तों इससे उसका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी गिर सकता है और उसके अंदर हीनता की भावना आ सकती है। तो इसमें अगर सबसे सही ऑप्शन बैठेगा दोस्तों, वो क्या करेंगे, आप उसको क्षमा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी छात्र है अगर आपके संग अभद्र व्यवहार करता है तो आप उसको क्षमा करेंगे, यही इसका सही ऑप्शन है। ठीक है ना, आप उसको क्षमा करेंगे और आप कारण जानने की कोशिश करेंगे कि वो छात्र आपके संग अभद्र व्यवहार क्यों कर रहा है। तो आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं आगे जाके कि भाई इस तरह का जो अभद्र व्यवहार है उसका कारण क्या है, क्या कहीं कोई पारिवारिक कारण है, या हो सकता है कि कोई छात्र है, छात्र किस तरह के छात्रों के संपर्क में रहता है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पता कि उसको आपका एटीट्यूड जो छात्र के प्रति है वो सही नहीं है, तो आप उस एटीट्यूड को बदलने का प्रयास करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, लेकिन अगर इसमें 4 ऑप्शन देखें तो 4 ऑप्शन में आप उसको क्षमा करना ही एक सही निर्णय होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि यदि आपके यानी शिक्षक के पास पर्याप्त समय है तो आप उसका सदुपयोग कैसे करना चाहेंगे। देखिए, आप क्या करेंगे, कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे धन कमाया जा सके, ट्यूशन करेंगे, या कोई अन्य सम्मानजनक कार्य करेंगे, या स्वाध्याय करेंगे। देखिए, अगर इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन जो बैठता है दोस्तों वो है स्वाध्याय करके। स्वाध्याय करके ही दोस्तों आप अपनी टीचिंग स्किल्स को, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। शिक्षण कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टीचिंग जो स्किल्स है वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी टीचिंग जो आपको नॉलेज है, ज्ञान है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप उसका सदुपयोग आप स्वाध्याय करके ही करना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी सैद्धांतिक बातें हैं जो कि शिक्षा शास्त्र में बताई गई हैं, आपको भी सिखाई गई होंगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्वाध्याय करना ही इसका सही आंसर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका उत्तर ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे। देखिए,
आप ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? डेफिनेटली आप उसका आंसर उसको देंगे। कब देंगे? आप उसको उस उत्तर को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप उसको अगले दिन उसको बता दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो शिक्षक है वो सर्वज्ञानी सर्वगुण संपन्न हो ना, सारी चीज़ों का तो उसको ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन वो दोस्तों छात्र हित में कोशिश तो कर सकता है ना। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? क्या वो छात्र से कहेगा कि उसका प्रश्न असंगत है? नहीं कहेगा। छात्र के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देना चाहेगा तो वो कभी भी अगर उत्तर नहीं देना चाहेगा तो वो टीचर हो ही नहीं सकता। अगर वो उसको डांट कर हतोत्साहित करेगा कि वो आइंदा से कभी प्रश्न ही ना पूछे, तो वो भी एक शिक्षक के हम कह सकते हैं गुण नहीं है। तो एक शिक्षक का सही गुण यही है कि वो छात्रों को बताएंगे कि उस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके उसको आप अगले दिन बता देंगे। तो ये इसका सही आंसर है। तो यही दोस्तों एक शिक्षक की अभिवृत्ति होती है छात्रों के प्रति, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों जनरली बनते हैं, इसी पर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है? अधिक मेधावी छात्रों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती। पिछड़े छात्रों को सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए। जब छात्रों को एक जैसा गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यानी कि सभी छात्रों को एक जैसा गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है। देखिए बिल्कुल सही है कि जब भी आप होमवर्क देते हैं तो आप हमेशा छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही आप उनको गृह कार्य दीजिए। आप अगर लगता है कि आपकी कक्षा में कोई छात्र काफ़ी मेधावी है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको गृह कार्य दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको बहुत सरल गृह कार्य देंगे तो फिर वो अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगा और ना ही उसको उस गृह कार्य का कोई फायदा मिलेगा, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आप किसी बहुत ही पिछड़े हुए छात्र, अगर बहुत कमज़ोर कोई छात्र है, अगर आप उसको बहुत कठिन गृह कार्य दे देते हैं तो वो क्या करेगा, वो आइंदा से गृह कार्य करना ही छोड़ देगा और ना ही शिक्षा में उसको कोई रुचि रह जाएगी। तो इस तरीके से उसका क्या होगा, उसमें हीनता की भावना आ जाएगी और वो पढ़ाई उसके लिए एक बोझ बन जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि गृह कार्य देते समय आप गृह कार्यों को छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही जब देंगे तो वो उनके लिए अति लाभदायक सिद्ध होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छात्र कक्षा विषयों में कमजोर हैं तो आप क्या करेंगे? कारण जानने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। विशिष्ट प्रकार की कमजोरी का पता लगाएंगे, स्पेसिफिक अगर कोई कमजोरी है, प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे, कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए जनरल चीज़ तो यही होनी चाहिए कि अगर आप कक्षा के विषयों में कोई छात्र को कमजोर पाते हैं तो आप उसकी सबसे पहले कमजोरी को जानेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर कोई छात्र आपके मैथ्स में, मैं मानता हूँ कि कोई मैथ्स में अगर ख़राब है, हम देखते हैं कि मैं मैथ्स में कमज़ोर है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो मैथ्स में क्यों ख़राब है। देखिए अगर वो मेरी कक्षा में है तो मेरी कक्षा, या सपोज करो मैं प्राइमरी टीचर नहीं हूँ, मैं एक LT का टीचर हूँ, 7th या 8th का को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले ये देखना चाहूँगा कि जो छात्र है इसकी कमज़ोरी का रीज़न क्या रहा है। क्या इसकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से हुई है? क्या इसको जो मैथमेटिक्स का जो बेसिक ज्ञान है वो क्या दिया गया है? ये कारण क्यों है कि ऐसा क्यों है कि जो मैथ्स से इसको इतना डर लगता है ना, या फिर और कोई सब्जेक्ट है, विज्ञान का विषय है, सो इसको इतना क्यों डर लगता है? मैं उसका कारण जानने का प्रयास करूंगा और फिर उसको मैं क्या करूंगा, उसको डायग्नोसिस करने की कोशिश करूंगा। मैं उसको डायग्नोस करने की कोशिश करूंगा कि भाई समस्या का पहले आप जानो और फिर उसको निदान करने का प्रयास करो, यानी कि उसको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, छात्रावास में छात्रों को देर से सोने की आदत को दूर करने हेतु आप क्या करेंगे? देखिए छात्रावास में छात्रों को अगर देर से सोने की अगर उनकी आदत है तो आप उनको कोशिश कर सकते हैं कि आप उनको जल्दी उठाइए, ठीक है। इसके अलावा आप बताइए कि उनको क्या हानियां हो सकती हैं, ज़्यादा देर तक सोने के आपके क्या नुकसान हैं। समय पर उठने का आप महत्व बताइए कि अगर आप समय पर उठेंगे तो आप कितनी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप समय पर उठेंगे तो आपके पास एक आपको टाइम मिलता है, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड मिलता है जिस पर आप कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप उस समय पे से एजुकेशन मतलब आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और भी कई अन्य कार्य कर सकते हैं। समय पर उठेंगे तो आपको कई चीज़ें मिलती हैं, लाइक अगर आप सुबह
6 से 7 या 8 मतलब 6 से 7 के बीच में अगर आप उठ जाते हैं तो आपको बहुत समय मिल जाता है। जब तक आपके दिन की शुरुआत होती है तब तक आपको पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। तो काफ़ी चीज़ें, कई लोग तो 4-5 बजे भी उठ जाते हैं, मैं तो नहीं उठता खैर, लेकिन फिर भी अगर मैं सही बोलूँ तो अगर कोई बच्चे अगर बहुत देर तक सोते हैं तो उनको आप समय पर उठने का महत्व बताइए। तो इसमें देखा जाए तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए आप बताइए, फिर से ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपको एप्टीट्यूड अपने अंदर एक तरीके से यहाँ पर एक प्रशिक्षण लेना है। आप क्या सोचेंगे इस सिचुएशन में? आप सोचिए ज़रा 2 सेकंड, इसके बारे में आप क्या, आपकी राय होनी चाहिए। देखिए अध्यापक है, उसे क्या महत्व देना चाहिए? क्या प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना सबसे उपयोगी होगा, या छात्रों के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहे वो उपयोगी है, या वो कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करे? देखिए अगर इसका सही आंसर है तो वो यही है कि आप कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करिए, ठीक है ना। प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना एक तरीके से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्व तो आप दीजिए उसको, अच्छे संबंध होने भी चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन वो अगर आप देखा जाए तो किसको आप सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, तो आप अपने कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण कार्य करिए, क्योंकि वही सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक टीचर के लिए। आप टीचिंग का आपका कार्य क्या है? आप एक शिक्षक है तो आपका कार्य क्या है? शिक्षण करना ना। तो आप उसको पूरी समर्पित होकर, यानी कि आप उसमें अपना पूरा 100% लगा के जब आप शिक्षण करेंगे तो वही सबसे महत्व हो जाता है। आप छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे, ठीक है, वो आपका सेकेंडरी है। छात्रों के भविष्य की चिंता आपको आएगी, आप जब समर्पण भाव से जब आप टीचिंग करेंगे तो आपको उनके भविष्य की चिंता रहेगी। लेकिन जैसे छात्रों के भविष्य की चिंता तो माँ बाप को भी होती है ना। तो वहाँ पर आप एक शिक्षक का रोल और एक कह सकते हैं माँ बाप का रोल अलग हो जाता है। माँ बाप उसके शिक्षक नहीं है, आप शिक्षक हैं। तो छात्रों के भविष्य की चिंता को लेकर माँ बाप का जो कार्य है वो अपना कार्य करते हैं ना। तो इसी तरह के अगर आप छात्र की भविष्य को लेकर चिंतित रहें तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कक्षा में आपको समर्पण भाव से शिक्षण कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद अगला, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? ठीक, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है दोस्तों? उसकी नौकरी है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है, उसका में छात्रों का विश्वास है, या उसकी गरिमा और मर्यादा है? तो दोस्तों अगर हम बात करें अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ की, तो देखिए बताइए, आप जो शिक्षण कार्य है वो आप किसके लिए करते हैं? हम फिर से मैं बात बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ये है शिक्षण का एटीट्यूड, यानी कि टीचिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट, यानी आपका छात्रों के प्रति आपकी कैसी अभिवृत्ति है, हम उस पर बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ध्यान में रहे, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या हो सकता है दोस्तों? क्या उसकी नौकरी इम्पॉर्टेंट है, या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था कैसी है, या उसकी गरिमा या मर्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है, या छात्रों का विश्वास है? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके छात्र आप पर कितना विश्वास रखते हैं। छात्रों का विश्वास ही एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान हो जाता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको शिक्षण कार्य अभी मैं कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि छात्रों का मुझ पर विश्वास है। छात्र एक विश्वास से मेरे संग जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम अगर इनसे जुड़ेंगे तो शायद हमें एलटी एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए, या हमारा प्रवक्ता का एग्ज़ाम अच्छा हो जाए ना। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का जो विश्वास है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। ठीक है, मेरे को अपनी शिक्षण के प्रति आस्था है, मैं टीचिंग करना चाहता हूँ ऑफ कोर्स, और ये मेरे लिए गरिमा और मर्यादा का विषय भी है। नौकरी ठीक है, मूल्यवान, एक नौकरी एक अलग चीज़ है। नौकरी तो का मतलब तो व्यवसाय के अंतर्गत चला जाता है, तो उसको हम ज़्यादा अभी उसको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ यही हो सकती है कि मेरे छात्र मेरे पर कितना विश्वास करते हैं, मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को वो कितना, हम एक तरीके से कहते हैं कितना ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो एक छात्रों के बीच में विश्वसनीय होना, यानी कि रिलायबल होना ही अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है।
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे कथन दिया जा रहा है, यदि ये कथन सत्य है तो आपका उत्तर क होगा, यदि कथन असत्य है तो आपका उत्तर ख होगा। यानी ट्रू है तो क दो, फॉल्स है तो ख। यदि कथन में केवल एक मत है तो उत्तर गौ देंगे, यानी कि सभी उसके लिए एक मत हैं। और यदि कथन दुराग्रह है तो इसका मतलब उत्तर क्या होगा, घ होगा। ठीक, तो आपको कथन दे रखा है। देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट बुक से ये क्वेश्चन मैंने निकाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इसमें सर्च लगता है और काफ़ी केस स्टडी के बाद ही मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत संभावना रहेंगे। तो इस वीडियो को आप लगातार पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो इसको और छात्रों के बीच में भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो देखिए जो लोग शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं वे कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। अब आप ये बताइए दोस्तों कि होता तो यही है, जो लोग शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं। आज के समय पे ज़्यादातर जो शिक्षक हैं वो ऐसे ही हैं कि वो शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मानते हैं, है ना। आप में से ज़्यादातर लोग भी ऐसे ही होंगे जिन्होंने मजबूरी में बीएड किया होगा कि भाई आपको लास्ट में एक अंतिम विकल्प मिला। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका बचपन से ही शिक्षक बनने का सपना होता है। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि एक मजबूरी रह जाती है तो अंत में वो बीएड कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो शिक्षण व्यवसाय में आ जाते हैं। ठीक, लेकिन क्या वो कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते? तो ये दोस्तों एक दुराग्रह है। समझ में आ रहा है ना, ये कथन असत्य भी नहीं है, तो ये एक दुराग्रह है। दुराग्रह इसलिए है कि देखिए ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति ज़्यादातर क्या होता है कि मजबूरी में अंतिम विकल्प के रूप में शिक्षण व्यवसाय को अपनाते हैं कभी भी, लेकिन वो लोग अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। ये चीज़ दोस्तों एक तरीके का दुराग्रह है। यदि शिक्षण के लिए अगर हम सकारात्मक अभिवृत्ति एवं अभिरुचि रखें तो आपको कोई भी अच्छा शिक्षक बनने से रोक नहीं सकता। ठीक है ना, अगर आप शिक्षण के लिए आपकी सकारात्मक एटीट्यूड है और आपका एप्टीट्यूड भी है तो आप अच्छे शिक्षक बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये ध्यान में रखिए कि ये आपका दोस्तों एक क्या है, दुराग्रह है। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो ये आपका एक दुराग्रह है। तो राइट आंसर कितना है दोस्तों, घ। तो आपका घ राइट आंसर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? दंड के भय से छात्र आइंदा गलती ना करे, छात्रों में सुधार पैदा हो, छात्रों को पीड़ा पहुंचे, छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े। तो देखिए अगर आप शिक्षक हैं तो आप छात्रों को दंड देते समय आपके मन में क्या भावना होगी? देखिए दोस्तों, छात्र को जब आप दंड देते हैं तो आप उसमें क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि छात्र में सुधार हो। आप दंड इसीलिए दिया जाता है कि जब आप छात्र में सुधार चाहते हैं। देखिए उचित पुरस्कार और उचित दंड, यानी कि कोई अगर छात्र अच्छा कार्य करता है तो दोस्तों उसको समय पर उचित पुरस्कार भी देना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई छात्र दुर्व्यवहार करता है किसी क्लास में तो उसको उचित रूप में दंड भी देना चाहिए। शिक्षाविदों के द्वारा यह मत रखा गया है। ठीक है ना। तो आप अगर छात्र को दंड देते हैं तो आपके मन में यही भावना होनी चाहिए कि छात्र में उससे सुधार हो। ये ना हो कि भाई वो इतना दंड से डर जाए कि वो आपके मतलब आपसे डरा रहे, उसके अंदर एक भय रहे। उसके शिक्षकों, छात्रों में शिक्षकों के प्रति कभी दोस्तों भय नहीं होना चाहिए, उनके प्रति हमेशा आदर होना चाहिए ना। तो आपको ध्यान में रखिए, छात्र को पीड़ा पहुंचाना ये भी आपका उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना। और लज्जित करना ये तो दोस्तों एक बहुत बड़ी शर्म की बात हो जाएगी अगर एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को एक तरीके से सभी छात्रों के सामने लज्जित करता है, तो ये भी गलत है। तो आप जब भी दंड देते हैं तो आप उसको जो दंड है हमेशा कोशिश करें कि उसमें एक सुधार हो, वो सुधार उसमें दिखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अनुशासनहीनता पर अधिकतम किसी छात्र को क्या दंड दिया जा सकता है? देखिए पहला है, छात्र को स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाना चाहिए, छात्र को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर देना चाहिए,
और यदि वह छात्र क्षमा मांगकर अंडरटेकिंग दे तो उसे पुनः स्कूल में ले लेना चाहिए। छात्रों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए या मैदान के 10 चक्कर लगाए जाने चाहिए। देखिए दोस्तों, ये भी एक आपका एक हाइपोथेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि अगर कोई इनडिसिप्लिन कर रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे मैक्सिमम दंड आप उसको क्या दे सकते हैं। आप छात्र को हमेशा से के लिए स्कूल से निकाल देंगे, लेकिन आप निकालते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जहाँ स्कूल्स होते हैं वहाँ पर आप निलंबन कर लिया जाता है, आप उसको सस्पेंड कर लेते हैं। लेकिन क्या आप उसको हमेशा के लिए सस्पेंड कर देते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं, आप उसको स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दे देते हैं। लेकिन अगर छात्र क्षमा मांगे और रिटर्न में लिख के दे कि उससे कभी ऐसी गलती वो नहीं करेगा दोबारा, तो आप उसको पुनः स्कूल में ले लेते हैं। और होता यही है, आप इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बोला, देखिए ये आपका शिक्षा एप्टीट्यूड है, ठीक है ना, यानी कि आपका शिक्षण अभिरुचि है दोस्तों, ये है अर्जित भी की जा सकती है। तो आप ये चीज़ों को सीख रहे हैं। देखिए, आप ये दैनिक व्यवहार में जो चीज़ें आपके सामने आती हैं, आपको उसी को अप्लाई करना होता है। इसको मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो में बताया था कि ये चीज़ें आप सीख नहीं सकते, इनको आत्मसात करना पड़ता है। इसको आपके अंदर का जो एक शिक्षक है वो क्या कहता है, आपको उस आधार पर आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इसका जो आंसर है, छात्र को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाए और यदि वह छात्र क्षमा मांगकर अंडरटेकिंग दे तो उसे पुनः स्कूल में ले लेना चाहिए। यही इसका अधिकतम दंड होना चाहिए, ठीक है ना। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो क्या है, तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कभी कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, या फिर सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर किसी कक्षा में कुछ ही छात्र अगर ऊँघ रहे हैं, यानी कि उनको उबाई टाइप की आ रही है, तो हमें मान सकते हैं कि छात्रों में कोई कमी हो सकती है, या कि छात्रों में कुछ कमी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि भाई शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, अगर कुछ ही छात्र हैं। लेकिन अगर दोस्तों, अगर किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं, तो भाई ऐसा हो सकता है कि कई सारे जो मतलब एक तरीके से कई सारे कमियां एक साथ काम कर रही हैं, ठीक है ना। हो सकता है छात्रों में भी कोई कमी हो, शिक्षण में भी कोई कमी हो, कक्षा का भौतिक वातावरण भी कोई कमी युक्त हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी है। अगर कुछ ही छात्र ऊँघ रहे होते, एक दो छात्र, तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, या तो छात्रों में कमी है या तो भाई शिक्षण कार्य में कुछ कमी हो रही है ना। लेकिन इतने सारे अगर छात्र ऊँघते हुए पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब इसमें मल्टीपल रीजन पाए जाएंगे। तो मल्टीपल रीजन है तो इस तरीके से सभी इसके हम कह सकते हैं रीजन हो सकते हैं। आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा शिक्षण प्रक्रिया है। अब देखिए, अच्छा शिक्षण प्रक्रिया क्या है। देखिए, प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। तो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, अगर हम डिस्कस करें प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, उससे देखिए दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नेतृत्व से ठीक है, आपका शिक्षण कार्य अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें आपका शिक्षण व्यवसाय के प्रति आप कितने ईमानदार और निष्ठापूर्व हैं, वही दोस्तों एक अच्छा शिक्षण प्रक्रिया है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर उच्च शिक्षण योग्यताओं और विधियों की हम बात करें तो ठीक है, उच्च शिक्षण विधियों से शिक्षण निसंदेह अच्छा हो सकता है ना। लेकिन अगर आपके अंदर निष्ठा नहीं है, ईमानदारी नहीं है शिक्षण के प्रति, यानी अपनी शिक्षा को देने के प्रति, तो तब भी आपकी जो शिक्षण विधियां हैं वो अपने आप ही बेकार हो जाएंगी, ठीक है ना। कई लोग क्या होते हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनको शिक्षण विधियां आती हैं, लेकिन उनकी अपने कार्य के प्रति निष्ठा नहीं होती है, ईमानदारी नहीं होती। तो इसीलिए क्या होता है कि आपका जो शिक्षण प्रक्रिया है वो अच्छा नहीं होता। तो अच्छा शिक्षण प्रक्रिया यही है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास उच्च ज्ञान है तो भी अच्छी बात है, आपके अंदर उच्च शिक्षण योग्यताएं और विधियां हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जब तक उसको अप्लाइड नहीं करेंगे, यानी कि अपने ज्ञान को बच्चों के बीच में आप शेयर नहीं करेंगे और
अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से नहीं निभाएंगे तब तक आप एक अच्छे टीचर नहीं कहला सकते, ठीक है ना। तो आप चीज़ को ध्यान में रखेंगे। कई टीचर होते हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बहुत अच्छी उनके अंदर योग्यता होती है, बहुत सारी विधियों की जानकारी भी होती है, लेकिन अपने व्यवसाय के प्रति उनको ईमानदारी और निष्ठा के भाव नहीं होता है, तो अच्छे टीचर्स नहीं कहलाते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर स्कूल से आप बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आप किस तरह का व्यवहार करेंगे। आप स्कूल से बाहर अगर अपने छात्र से मिलते हैं तो आप क्या करेंगे। आप मित्रों की तरह व्यवहार करेंगे, अजनबी की तरह व्यवहार करेंगे, बहुत गंभीर होकर व्यवहार करेंगे, या उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक। तो अगर दोस्तों आप स्कूल से बाहर किसी छात्र से मिलते हैं तो दोस्तों आपको उससे गंभीर होकर व्यवहार करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप कक्षा में टीचिंग कर रहे हैं, आप स्कूल में हैं, तो आप स्कूल में उससे मित्रों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में जो छात्र होता है वो काफ़ी प्रेशराइज होता है, ठीक है ना। आपको देखिए डिफरेंट वातावरण में आपको डिफरेंट बिहेवियर करना होता है। देखिए अगर आप स्कूल के अंदर हैं तो आप उससे एक तरीके से आपका जो व्यवहार है एक छात्र के प्रति एक उसके मार्गदर्शक और एक मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जब छात्र होता है तो उसके अंदर काफ़ी प्रेशर होता है, उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है और डर होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो आप अगर उससे बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे तो वहाँ पर अच्छा। लेकिन दोस्तों अगर आप स्कूल के बाहर भी अगर उससे फ्रेंडली बिहेवियर है तो फिर वो आपके रिस्पेक्ट करना छोड़ देगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कि आप अगर स्कूल के बाहर हैं तो अगर आपको अपनी एक शिक्षक की गरिमा को बनाए रखना है तो आप उससे बिल्कुल गंभीर होकर व्यवहार करें। गंभीर का मतलब ये नहीं कि आप गुस्से में, गंभीर का मतलब ये है कि आप सीरियसली एक टीचर की तरह, एक शिक्षक होता है ना, शिक्षक की आपकी एक अपनी खूबी होती है, एक सीरियसनेस होती है, वो आप एक छात्र के सामने रहे ताकि आपके और एक छात्र के बीच में एक दीवार बनी रहे, ठीक है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए, बताइए। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। आप बताइए कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, पद की गरिमा के अनुरूप ही होना चाहिए। स्कूल के स्टैंडर्ड से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कूल के मानक से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता। देखिए बिल्कुल गलत है। एक शिक्षक है वो भविष्य निर्माता होता है, एक शिक्षक को उसके छात्र हमेशा फॉलो करते हैं, तो उसका जो निजी जीवन है वो भी इस तरीके से ही होना चाहिए कि छात्र उसके जीवन को हम कह सकते हैं फॉलो करें और इसी की तरह बनना चाहें, यानी कि छात्र उससे हमेशा प्रेरित हों। तो अति गंभीर और दिखावापूर्ण ये भी गलत है कि आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हैं और आप दिखावा कर रहे हैं, तो वो भी आप एक तरीके से आप सही में एक रियल टीचर नहीं है। तो आपका निजी जीवन भी आपकी पद की गरिमा के अनुरूप ही होना चाहिए। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन, छात्र की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे। यानी कि आप एक तरीके स्वाध्याय का मतलब है कि सेल्फ स्टडी, आप उसके सेल्फ स्टडी में किस तरीके से इंटरेस्ट जगाना चाहेंगे। स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखेंगे, स्वाध्याय ना करने के कारण को जानेंगे, छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे। तो देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे। देखिए स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, क्या आप उस पर भाषण देके दोस्तों क्या बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं, नहीं। आप स्वाध्याय ना करने के कारण को भी नहीं जान सकते, आपको उसमें रुचि जागृत करनी है। तो रुचि जगाने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपको पुस्तक चाहिए होंगी, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखेंगे ताकि दोस्तों उनका रुझान हो स्वाध्याय के प्रति, यानी कि वो सेल्फ स्टडी करना चाहें। तो उनके लिए उसके लिए क्या चाहिए कि उनको अलग अलग तरीके की स्तर की पत्रिकाओं को आप पुस्तकालय में रखेंगे। तो उससे दोस्तों क्या होगा कि उनको स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत होगी। आप उनको डिफरेंट जब आप बुक्स पुस्तकालय में प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ से उनके अंदर एक तरीके की जो इंटरेस्ट है वो जागेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, स्वाध्याय ना करने के कारण को जानने से आप उनके प्रति रुचि नहीं जगा सकते। आप ना का कारण से क्या पता लगता है कि आपको बस कारण, ये कारण ही तो है ना, आपको उसका निदान करना है। तो निदान क्या के लिए आप क्या करना चाहिए, आपको निदान का मतलब क्या है कि आपको रुचि जागृत करनी है, आपको उनको सेल्फ स्टडी के लिए प्रिपेयर करना है। तो आप क्या करिए, पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप डिफरेंट पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखिए, तो फिर उसके अंदर स्वाध्याय के प्रति रुचि अपने आप ही जागृत हो जाएगी। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए। समय के महत्व पर भाषण देंगे,
स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे या समय के महत्व पर फिल्म दिखाएंगे। तो दोस्तों आप क्या करेंगे बताइए। देखिए दोस्तों, जब छात्रों को अगर आपने समय का सदुपयोग के बारे में बताना है तो आप उनको भाषण ना दें, आप उनको स्वयं समय का उपयोग करके दिखाएं। आप उनके सामने एक शिक्षक है ना, शिक्षक क्या करता है, स्वयं किसी चीज़ को करके दिखाता है ना, तो आप उनके सामने एक आइडल की तरह हैं। तो आप क्या करें, आप उनको बताइए कि भाई समय का उपयोग कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। भाषण ना दे, आप उनके सामने बताएं कि आप किस तरीके से समय का उपयोग करेंगे, आप उनको उसके सामने करके दिखाएं। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए आप स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है छात्रों को समय के, हम कह सकते हैं समय का सदुपयोग करने के लिए। ठीक, कुछ छात्रों के विद्यालय से भागने को रोकने हेतु आप क्या करेंगे, भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे या प्राचार्य को सूचित करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने कुछ छात्रों को विद्यालय से भागने को रोकना है तो आप क्या है, इसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि वो कक्षा शिक्षण को रोचक बना के वो उनका भागना रुक जाए। अभिभावक को सूचित करने के प्रयास से पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको इसके कारण को जानने का प्रयास करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्राचार्य को सूचित करें, प्रिंसिपल को सूचित करें। इन सभी चीज़ों से सबसे पहले आपको क्या है कि इनके भागने का कारण को पता लगाना पड़ेगा कि छात्र है विद्यालय में क्यों नहीं आना चाह रहे हैं ना। उसके कई कारण हो सकते हैं ना। हो सकता है कि उनको शिक्षण में रुचि ही ना हो, उनका शिक्षा के प्रति जो अभिवृत्ति है वो अच्छी ना हो ना, पढ़ना ही ना चाहते हों, या उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो, या उनको किसी बच्चे द्वारा तंग किया जा रहा हो, ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप पहले उसके कारण को जानने का प्रयास करिए, तब जाके आप बाकी की जो डायग्नोसिस प्रोसेस है वो अच्छा था। हो सकता है कि आपके जब आप उसका कारण पता लगे कि आपका जो टीचिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो शायद फिर आप अपनी कक्षा के शिक्षण को रोचक बनाइए ना। अगर किसी बच्चे द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है तो फिर आप कोशिश करिए कि आप उनके बीच में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। या फिर कोई बच्चा है, अगर वो स्कूल को आना ही पसंद नहीं है उसको, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उसको काउंसलिंग कर सकते हैं। तो कई चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, कुछ छात्रों के विद्यालय से भागने के प्रयास को सबसे पहले तो आप उसका कारण को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करता है वह अच्छे अंकों से पास होता है, समाज में सम्मानित होता है, अच्छा अध्यापक बनता है, अच्छा नागरिक बनता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करेगा वह, आप डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि वो एक अध्यापक बनेगा या समाज में सम्मानित बनेगा। देखिए दोस्तों, वो एक अच्छा नागरिक जरूर बनेगा, ठीक है। जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करता है वो समाज में उसको, ठीक है, सम्मान मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं। अच्छे अंकों से पास हो ये भी जरूरी नहीं है, अच्छा अध्यापक बने ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब है जरूरी नहीं कि वो सहायता करे तो अध्यापक ही बने, कुछ और भी तो बन सकता है ना। और ऐसी तरीके से भाई समाज में अगर सम्मान, कई लोग क्या करते हैं, आप सहायता करते हैं फिर भी आपको समाज में कई लोग सम्मान नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक तो बन ही सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक गुण है, क्योंकि अच्छा नागरिक बनना आपके हाथ में है। समझ रहे हैं ना। देखिए, समाज में सम्मान पाना आपके हाथ में नहीं होता है, अच्छे अंक पाना ठीक है आपके हाथ में है, लेकिन उसका अन्य छात्रों की सहायता करने से कोई संबंध नहीं है। उसके लिए आपको अपना आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको अच्छा करना पड़ेगा। आप छात्रों की सहायता करके अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। समाज में सम्मानित होना आपके हाथ में नहीं है, अच्छा अध्यापक बनना ये आपके हाथ में है, लेकिन इसके लिए भी छात्रों की सहायता करने से आप एक अच्छे अध्यापक नहीं बन सकते, ठीक है ना। उसके लिए आपको अपनी विषय वस्तु में, शिक्षण कौशल में, कई चीज़ों में आपको प्रोसेस में अच्छा होना चाहिए। तो ठीक है, तो एक अच्छा नागरिक तो आप एटलीस्ट बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से बिल्कुल सटीक एक अच्छा नागरिक बनना बैठता है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, छात्र द्वारा पाठ्य वस्तु को ना भूलने हेतु निम्नलिखित में से आप क्या करेंगे। आप गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे, पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, या भिन्न भिन्न उदाहरण देंगे। देखिए, सबसे जो एग्जैक्ट इसका दोस्तों आंसर बैठता है वो है पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे। इसी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, पाठ्य वस्तु को
आप उसको ना भूलने हेतु सहायता कर सकते हैं। छात्र द्वारा देखिए दोस्तों, यही हमारा हमेशा से एक माइक्रो टीचिंग भी जब हम करते हैं ना, तो हम यही तो करते हैं ना कि हम क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम उनसे जो पूर्व में पाठ जो उन्होंने पहले पढ़ा है, पहले पढ़े हैं, उनके प्रश्न उनसे पूछते हैं और धीरे 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 जो हम पढ़ाने वाले हैं उससे हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुकराती विधि भी आपने पढ़ी है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था भाई सुकराती विधि होती है, इसको प्रश्नोत्तर विधि भी आता है। तो उसमें हम जनरली यही तो करते हैं ना, हम कोई भी जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी अगर आप गणित के शिक्षक हैं, आप विज्ञान के शिक्षक हैं, आप हिंदी के शिक्षक हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कोई भी जो टॉपिक है आप ऐसे ही थोड़ी स्टार्ट कर देते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जो पुराना ज्ञान है वो भी उनको दिया जाए और उससे जो नया वाला जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका कनेक्शन बैठाया जाए। तो इसी तरीके से पुराने ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में आप प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि दोस्तों जो पाठ्य वस्तु है वो उसको भूलेगा नहीं। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद छात्रों में भिन्न भिन्न कौशलों का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप छात्रों को कौशल के विकास के महत्व पर भाषण देंगे? नहीं। जिन व्यक्तियों में कौशल विकसित हो उनके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? नहीं। जिन कौशलों का विकास करना हो उनको स्वयं छात्रों को करने के लिए कहेंगे। देखिए दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इसका सटीक आंसर बैठता है। अगर आपने छात्रों में बहुत सारी स्किल्स को आपने डेवलप करना है तो आप उस स्किल को डेवलप कैसे करेंगे, जब आप उसको स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो छात्र हैं दोस्तों, आपको पता है करके सीखते हैं, यहाँ पर क्रियाशीलता का सिद्धांत आ जाता है दोस्तों। अगर आप क्रियाशीलता का सिद्धांत अपनाएंगे, जब आप करेंगे तो करके ही तो सीखेंगे ना। तो जो कौशल है, अगर आपने उनको डिफरेंट डिफरेंट कौशल यानी स्किल्स का उनमें डेवलपमेंट करना है तो आपने यहाँ पर क्रियाशीलता का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा कि अगर जिससे उसमें क्या हो सके, कौशलों का विकास हो सके। ये नहीं कि आप ये बताइए कि इस आदमी ने फलाना ने ये किया तो उसमें ये कौशल विकसित हो गया, नहीं। या फिर आप उसको उनके महत्व पर भाषण दें और बाकी डी तो आपका इसमें कहीं से अप्रोप्रिएट बैठता नहीं। तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला, इसके बाद कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? प्रधानाध्यापक को सूचना देके? बिल्कुल नहीं। अभिभावक को सूचना देके? बिल्कुल नहीं। अधिक समय देकर? बिल्कुल सही। देखिए, अगर आप कमजोर विद्यार्थियों का शैक्षिक स्टैंडर्ड को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि उनके अंदर जो टीचिंग जो हम कह सकते हैं ना, एजुकेशनल जो आपका स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कैसे क्या काम करेंगे? आप उनको ज़्यादा समय देंगे। आप जितना ज़्यादा समय देंगे उससे उनकी मदद होगी, ठीक है ना। अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से? बिल्कुल नहीं। देखिए, आप अच्छे विद्यार्थियों को एक तरीके से अपने संग मिला के उनका दोस्त बना सकते हैं, ठीक है। आप उनसे कह सकते हैं कि आप अच्छे विद्यार्थियों के संग रहिए, उससे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आप जहाँ पर निदान की बात आती है तो वहाँ पर तो दोस्तों परामर्श, निदान और हम कह सकते हैं निर्देशन, वो तो एक शिक्षक ही दे सकता है ना। तो जहाँ पर आप एक अधिक समय जब आप कमज़ोर विद्यार्थियों को देंगे तो अपने आप ही उनका जो शैक्षिक स्तर है वो ऊपर उठेगा, ठीक है ना। तो आप हमेशा जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए अधिक समय दीजिए। होता बिल्कुल उल्टा है, जो बेचारे कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको तो बिल्कुल समय दिया नहीं जाता है। आज के ज़माने में जो टीचिंग है वो हमने देखा है कि ज़्यादातर जो ये मेधावी छात्र होते हैं इनको ज़्यादातर टीचर ज़्यादा समय देते हैं रादर देन की जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं। क्योंकि मेधावी छात्र क्या होते हैं, हमेशा कक्षा में सक्रिय रहते हैं, तो वो अपने आप ही टीचर्स के फेवरेट बन जाते हैं, तो शिक्षक भी उनकी ओर ध्यान देना लग जाते हैं और ज़्यादातर जो अपनी शिक्षण कार्य है वो मेधावी छात्र के अकॉर्डिंग करने लग जाते हैं, जिससे कि जो कमज़ोर छात्र हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है और उनकी जो दशा है वो दिन पर दिन दयनीय होती चली जाती है और एक तरीके से उनको शिक्षा में उनकी कोई रुचि नहीं रह जाती है, ठीक है ना। तो ये होना नहीं चाहिए। आपको कमज़ोर विद्यार्थियों की ओर ज़्यादा ध्यान देना है, मेधावी छात्रों की ओर नहीं। क्योंकि जो मेधावी छात्र है ना, वो दोस्तों टीचर हो चाहे ना हो वो उसने अच्छा करना ही करना है। मैं मानता हूँ कि अगर कोई मेधावी छात्र है उसको एक अच्छा सच्चा टीचर केवल गाइडेंस दे सकता है, केवल गाइडेंस के आधार पर ही वो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप एक विद्यार्थी को अगर ज़रूरत होती है तो वो है कमज़ोर विद्यार्थी। अगर आपकी किसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो दोस्तों वो है कमज़ोर विद्यार्थी। तो अगर आप कहीं पर भी अगर दोस्तों अगर टीचिंग कर रहे हैं ना, तो आप हमेशा कमज़ोर विद्यार्थियों की ओर ध्यान दें, ना कि आप जो अच्छे जो मेधावी छात्र हैं इनकी ओर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। क्योंकि ये लोग, मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये चाहे आपसे पढ़ें या ना पढ़ें, देखिए इन्होंने स्कोर करना ही करना है। ये प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, बस इनको एक अच्छा माहौल की आवश्यकता होती है। एक अच्छे माहौल में दोस्तों अपने आप ही अच्छा कर जाते हैं। आप
रिजल्ट अगर चेंज कर सकते हैं तो आप एक कमज़ोर छात्र का चेंज कर सकते हैं। बहुत दुआएं मिलती हैं, बहुत फ़ायदा मिलता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, कक्षा में छात्रों का ध्यान को आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके, कक्षा में जोर से बोल के, विशेष प्रकार के वस्त्र पहन के और भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। एक मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल से भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, छात्रों के ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनके पर अगर आपने रुचि बनाए रखनी है तो आप उसमें सबसे पहले जिज्ञासा का विकास करेंगे। उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है कि दोस्तों, जो शिक्षक है वो आपका कक्षा में नए नए उद्दीपकों का प्रयोग करता रहता है ताकि छात्र हमेशा उसकी ओर देखते रहें, यानी कि छात्रों का ध्यान हमेशा कक्षा में उसकी ओर रहे। इसके लिए वो संकेत कर सकता है, अपनी आवाज़ में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ला सकता है, कक्षा में मूवमेंट कर सकता है ना। तो इससे क्या होता है कि उद्दीपनों का वो लगातार जब परिवर्तन करता है तो उनको किस तरीके से परिवर्तन किया जाए कि छात्रों का हमेशा ध्यान लगा रहे, तो उसको बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये क्वेश्चन एलटी एग्जाम में पूछा भी गया था पिछले साल 2015 वाले पेपर में। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि छात्रों के ध्यान को किस प्रकार से आप प्राप्त करेंगे, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके, ठीक है ना। उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एक ही उद्दीपन का लगातार प्रयोग करेंगे तो भी छात्र आपसे बोर हो जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि बार बार ये शिक्षक इसी टेक्निक का प्रयोग करके हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो वो अपने आप ही आपसे बोर हो जाएंगे, वो आपकी ओर को ध्यान नहीं देंगे। तो आपको कुछ नया करते रहना पड़ेगा लगातार। तो आप उसको नए को किस तरीके से परिवर्तन करेंगे, वही परिवर्तन का जो कौशल है वही उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। 2015 के एग्जाम में आया है, एलटी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो दोस्तों आपको छात्रों में जिज्ञासा का विकास करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद अगला देखिए, शिक्षक को प्रत्येक छात्र के संग कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप राइट ऑप्शन देखें तो शिक्षक को प्रत्येक छात्र के संग आपसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। देखिए सही अगर बैठेंगे तो प्रत्येक छात्र के संग आप बराबर व्यवहार करिए। वैसे तो आप कक्षा में आप मित्र की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन अगर इन चारों में से अगर आप सही ऑप्शन बोलेंगे तो कैसा होगा, बराबरी का व्यवहार। यानी कि आप अनबायस्ड होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि किसी छात्र की ओर आप बायस्ड हैं, जैसे कि हम जनरली करते हैं कि हम मेधावी छात्रों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो हमारे लिए अच्छा करते हैं तो हम उन्हीं को प्रेस करते रहते हैं। तो ये गलत है। आप क्या करिए, प्रत्येक छात्र को बराबर व्यवहार करिए। आप भले उनको पुरस्कार दीजिए, ठीक है, अगर आप मेधावी छात्र अच्छा करता है तो आप उसको पुरस्कार दीजिए। कोई अगर छात्र गलत करता है तो आप उसको जरूर दंड दीजिए, लेकिन आप उनके संग कभी भी बायस्ड मत बनिए। आप उनके संग हमेशा बराबरी का व्यवहार करिए, क्योंकि आप अगर उसको दंड दे रहे हैं तो भी वो उसके सुधार के लिए होता है, अगर आप उसको पुरस्कृत कर रहे हैं तो भी वो उसके सुधार के लिए। हमेशा जो आपका मोटिव है वो हमेशा छात्र हित ही होना चाहिए। तो यही है दोस्तों शिक्षकों का छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी टॉपिक पर हमने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। इसके अलावा देखिए, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप उनका क्या करेंगे। उनको समय समय पर ताड़ना देंगे, उनको भाषण देंगे, उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे, या फिर उनकी गलती का कारण जानेंगे। बिल्कुल आप उनकी गलती का कारण जानेंगे। अगर आपके कुछ छात्र, फिर से मैं बता रहा हूँ, कुछ गलत रास्ते में चल रहे हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं ना, एक कारण नहीं होता है। तो आप उसको कई कारण हो सकते हैं। क्या पता आप उनकी गलत संगत है, क्या पता वो विद्यालय आना पसंद नहीं करते हैं, क्या पता उनकी गलत आर्थिक स्थिति खराब है ना, या फिर क्या पता उनको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा एक तरीके से मोल्ड किया गया हो। या होता है ना, आज के ज़माने में क्या होता है कि कई जो लोग होते हैं वो सबसे पहले ऐसे जो छात्र होते हैं इन्हीं पर ही सबसे पहले ध्यान देते हैं कि भाई छात्र की पूरी एक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे, और उनको गलत रास्ते की ओर को मोड़ देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाई जो इस समय की जो एज होती है, यानी कि हम बात करें किशोरावस्था की, तो दोस्तों वो तो क्या है, आपकी संघर्षों और तूफान की व्यवस्था है ना, जो कि स्टैनले हॉल की बड़ी फेमस आपका क्यूटो है। तो आप उसको ध्यान में रखेंगे तो उनको, आप उनकी गलती का कारण जानेंगे और तभी आप उसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, निदान कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यदि आपकी कक्षा में एक ऐसा छात्र है जो धीरे धीरे सीखता है तो आप क्या करेंगे। उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको अन्य छात्रों से अधिक गृह कार्य देंगे, उसको पारितोषिक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे,
उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। तो देखिए, अगर आप सपोज करो, अगर कोई छात्र ऐसा है जो धीरे धीरे सीखता है, तो दोस्तों आपने क्या करना चाहिए, आप फिर से आप क्या करेंगे, उसका दोस्तों कारण जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सीखने के भी कई कारण हो सकते हैं। तो आप पहले उसका कारण जानिए और फिर आप उसकी औपचारिक विधि अपनाइए। आप औपचारिक विधि के रूप में आप क्या कर सकते हैं, आप ऑडियो वीडियो विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप प्रोजेक्टर विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि दोस्तों अगर आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हो तो उससे छात्र को सीखने में मदद ना मिल रही हो, तो आप उसके लिए आप टेप रिकॉर्डर, रेडियो या जो भी आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है, आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप पहले उसका कारण जानिए और फिर जाके औपचारिक विधि को अपनाइए, तो वो ज़्यादा उसके लिए फायदेमंद होगा ना। उस पर कोई ध्यान नहीं देना गलत है। अन्य छात्रों के इससे ज़्यादा गृह कार्य देंगे, उससे भी उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, क्योंकि उसका गृह कार्य फिर वो नहीं करेगा, उसका माँ बाप ही करेंगे बेचारे घर में, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। उसको पारितोषिक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे नहीं दोस्तों, ये पुरस्कार उसकार से प्रोत्साहित करके वो सीख नहीं पाएगा। वो सीखने की आपकी जो समस्या है दोस्तों, बौद्धिक समस्या है ना, तो बौद्धिक समस्या के लिए आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। आप उसके बौद्धिक समस्या का जो निदान है वो आप जब आप अपने शिक्षण कौशलों का को आप यूज़ करेंगे, तभी जाके उसकी बौद्धिक समस्या का निदान हो सकता है। तो आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ऐसे छात्र को डांट कर बैठा देंगे, अन्य छात्रों की सहायता से गलत प्रश्न को सही करेंगे, उदाहरण देकर छात्रों को गलती बताएंगे या गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे। देखिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल उदाहरण देकर छात्र को गलती बताएंगे। आप बताएंगे कि उदाहरण देके कि बेटा ऐसा एग्जाम्पल है, ये देखो ये गलत है ना। ये नहीं कि आप उसको डांट के बैठा दे ना और अन्य छात्रों की सहायता से गलत प्रश्न को सही करें, ये भी गलत है। अगर कोई गलत प्रश्न पूछता है तो आप उसको एग्जाम्पल दीजिए। मैथ्स में अगर मुझसे कोई गलत क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसको एग्जाम्पल देके क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है, इस तरीके से गलत है, तो आप उसको एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है ना। गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप सबसे पहले उसको बताइए कि आपका क्वेश्चन गलत क्यों है, उसका उदाहरण दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा, ठीक है ना। यदि कोई छात्र अपनी कक्षा में बार बार लेट आता है तो आप क्या करेंगे, ठीक। देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, फिर एक सिंपल आपका एटीट्यूड क्या रहेगा एक छात्र के प्रति। प्रिंसिपल को शिकायत करेंगे, उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ऐसे व्यवहार के कारण का पता लगाएंगे, अन्य छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। आप क्या करेंगे, बिल्कुल आप उसके ऐसे व्यवहार का के कारण का पता लगाएंगे, क्योंकि स्कूल लेट आने के या कक्षा में बार बार लेट आने के भी कई कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों का पहले आप पता लगाइए और फिर उसका निदान करिए, ठीक है ना। इसके बाद यदि कोई छात्र समझने में सुस्त हो और आपका व्याख्यान समझने में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे, अपने व्याख्यान को सरल बनाएंगे और उस छात्र के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निकालेंगे। एक छात्र के लिए बाकी छात्रों का नुकसान नहीं करेंगे, होशियारी से उसे नज़रअंदाज करेंगे, किसी बहाने से उसे कक्षा जोड़कर जाने को कहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। आप अपने लेक्चर को बहुत सिंपल बनाइए, ठीक है ना, ताकि उसको हम कह सकते हैं सुगम बनाइए, ताकि उसको बहुत इजीली समझा जा सके। और उस छात्र के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निकालिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एक कमज़ोर छात्र है तो आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा समय निकालिए और अपने जो लेक्चर है उसको सिंपल बनाइए। आप हमेशा क्लास में ध्यान रखिए दोस्तों, हमें हमेशा क्लास में जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, ना कि किसी मेधावी छात्र के अकॉर्डिंग। इसी से सभी को फायदा होता है। मेधावी छात्र को आप क्या कर सकते हैं, गृह कार्य बहुत अच्छा दे सकते हैं और उसको आप थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं कि जो उसे नॉलेज यानी उसकी जो उसका कॉम्पिटेंसी लेवल है वो थोड़ा बढ़ाए, उसकी तार्किक क्षमता को बढ़ाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको गृह कार्य दे सकते हैं। लेकिन हमेशा आप कोशिश करें कि जो आप क्लास में जो टीचिंग करते हैं वो हमेशा एक कमज़ोर छात्र के अकॉर्डिंग हो, ना कि एक मेधावी छात्र के। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद यदि आप पढ़ाते समय कोई गलती कर बैठे हैं तो इसके बारे में कोई छात्र अगर आपको बता देता है तो आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स गलती के लिए खेद महसूस करेंगे, जैसा कि मैंने भी किया था। मैंने कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए थे तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी गलती के लिए थोड़ा खेद महसूस करूँगा और बताऊँगा कि ये गलती मुझसे हो गई है और आइंदा मैं इसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। यही दोस्तों टीचिंग है। और जो आपकी शिक्षण कार्य है ना, ये दोस्तों हमेशा जैसे शिक्षा और शिक्षण दोस्तों ये निरंतर आपके बने रहते हैं। आप इसी तरीके से जो आपके शिक्षण कौशलों का विकास है वो भी आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप इसमें लगातार जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तभी आप सीखते चले जाते हैं ना। तो यहीं पर तो वही है। तो अगर यदि आप पढ़ाते समय कोई गलती कर बैठते हैं तो कोई छात्र आपको बताता है तो आप क्रोधित और शर्मिंदा मत हो जाओ, छात्र को डांटो मत और तुरंत उसको कक्षा से बाहर नहीं करो। आप क्या करें, गलती के लिए माने कि ओके दिस टाइम
आई वॉज रॉन्ग, ओके, नेक्स्ट टाइम मैं अपनी गलती को सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लें और खेद महसूस करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं 30-31 से बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि शिक्षण अभिरुचि के, हम कह सकते हैं कि शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति नामक जो टॉपिक है उस पर आधारित थे। ठीक है ना, आपको आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और आपकी यहाँ पर जो शिक्षण अभिवृत्ति है उसमें, या हम कह सकते हैं शिक्षण एप्टीट्यूड है उसमें, इसमें इन उसके विकास में ये इन प्रश्नों का काफ़ी अच्छा योगदान रहा होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, और आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।